हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं एमए सोशोलॉजी। एमए के सोशोलॉजी जो सेमेस्टर सिस्टम यानी सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट बुक है, यानी विकास का समाजशास्त्र। इसका कोड जो है SOCR 413। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है एमए के बच्चों के लिए। इसमें हम हर एक पहलू पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू को। चलिए देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। समाजवाद। देखिए, समाजवाद काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम पूंजीवाद से निकलते हैं तो उसके बाद हम समाजवाद में ही आते हैं, क्योंकि समाजवाद पूंजीवाद जब ख़त्म होगी तो समाजवाद की तरफ ही जो है दुनिया अग्रसर होगी। तो यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि असहयोगी तथा या अलग करने वाले सामाजिक प्रक्रियाओं का वर्णन करें। कौन कौन से हो सकते हैं? समाजवाद को जो है अलग और असहयोगी बनाने के लिए कौन कौन से जो है प्रक्रिया यहाँ पर सम्मिलित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन। देखा जाए तो असहयोगी सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत वह प्रक्रिया आती है जो व्यक्ति तथा समाज के जीवन को विघटित करने में योगदान देती है। जनरल सी बात है, जब असहयोग होगा तो जनरल सी बात है विघटन भी होगा। जैसे मैंने आपको बताया था पूंजीवाद में कि अगर पूंजीपति श्रमिकों की आवश्यकताओं को नहीं समझे तो जनरल सी बात है श्रमिक जो है क्रांति करेंगे और पूंजीपति जो है बेशकली ख़त्म हो जाएंगे। और जब पूंजीपति ख़त्म होंगे तो समाजवाद आएगा। लेकिन क्रांति जब होती है तो कई रूप होती है क्रांति की। एक तो होता है सबसे इम्पोर्टेंट कि जो मालिक कार्यरत कार्य करवाते हैं उनके कार्य को छोड़ दीजिए या उनके कार्य में असहयोग दीजिए। और असहयोग होगा तो जनरल सी बात है कि उनके काम ठप पड़ेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी बनेगी नहीं और बाज़ार में उनकी माल चलेगा नहीं। जब चलेगा नहीं तो जनरल सी बात है पूंजीपति जो है ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए जनरल सी बात है कि पूंजीवादी यानी पूंजीपति और श्रमिकों की तालमेल बराबर होना चाहिए। किसी की जो है श्रम जो है पसीना सूखने से पहले ही दे देना जो है पूंजीपति का प्रथम कार्य होना चाहिए। नहीं तो समाजवाद अगर आता है तो असहयोग के कारण जो है पूंजीपति बिल्कुल ही विघटित हो जाएंगे। यहाँ शख्सियत के निर्माण तथा सामाजिक संगठन में सहयोगी प्रक्रिया का योगदान प्रत्यक्ष तथा सक्रिय होने में होना जरूरी है। अगर योगदान जो है प्रत्यक्ष सक्रिय न हुआ तो जनरल सी बात है जो इस समस्या का सामना करना ही पड़ सकता है। परंतु सामाजिक जीवन की पूर्णता के लिए समाज में कुछ असहयोग प्रक्रियाओं का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। असहयोग प्रक्रिया प्रगति के लिए ज़रूरत है तथा इसका सहायता से व्यक्ति सहयोग के असली मूल्य को समझते हैं। देखिए, इस बात को मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूँ कि देखिए, राजनीतिक होती है। राजनीतिक में एक व्यक्ति जो होता है कार्यरत होता है और एक व्यक्ति जो होता है ऑपोजिशन पार्टी में होता है। कहते हैं दोनों का ही महत्व होता है। भारत देखिए एक डेमोक्रेसी कंट्री है और यहाँ पर जो है कई पार्टियों का यहाँ समावेश है। तो जनरल सी बात है अगर एक पार्टी बनी हुई है सरकार में, दूसरा पार्टी जो है उसकी कमियों को बताए। लेकिन ये नहीं कि हर बात पे आप कमियां ही निकालते रहो। कुछ अच्छी बात है तो उसका समर्थन भी करो। जो जग कल्याण की बात है, जो लोगों की भलाई की है, तो समर्थन करने की भी आवश्यकता होती है। जिस प्रकार सहयोग देने की बात है, बड़े बड़े उद्योगपति को सहयोग अगर आप दे रहे हो तो असहयोग की बात भी ज़रूरी है। अगर असहयोग होगी तभी जो होगा बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं समझेंगे कि जो है मजदूरों को भी हमें समझने की ज़रूरत है। नहीं तो क्योंकि देखा जाए तो बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं मजदूरों के ही कार्य से अपना जीवन चलाते हैं। अगर वो काम ना करें तो उनको भी पेट नहीं भर पाएगा। इस दृष्टिकोण की सहायता से हम दो मुख्य अलग करने वाली, विघटित करने वाली तथा असहयोग प्रक्रिया जैसे मुकाबले और संघर्ष के रूप में इसकी समाजशास्त्रीय महत्ता का वर्णन कर सकते हैं। तो जनरल सी बात है ये दो भागों में आती है, एक मुकाबले और एक संघर्ष के रूप में होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है मुकाबला यानी कॉम्पिटिशन। ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। यह तोड़ने या अलविदा करने की प्रक्रिया है। मुकाबला जो है किसी चीज़ को तोड़ने या अलविदा करने की एक प्रक्रिया है। समाज में कदम कदम पर मुकाबला चलता ही रहता है। हर क्षेत्र में मुकाबला है। आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आने वाला समय में आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा? अवश्य करना पड़ेगा। एक को नौकरी निकलती है, हज़ारों उम्मीदवार लाइन में खड़े होते हैं। जनरल सी बात है, एक नौकरी निकलती है तो हज़ारों जो है उम्मीदवार लाइन में खड़े होते हैं। और हज़ारों में लाइन पे खड़े होने का अर्थ यही है कि भारत में बेरोजगारी जो है अभी भी
अपनी चरम सीमा पे है। व्यापार में मुकाबला चलता है, एक दुकानदार दूसरे को अपने से आगे नहीं निकलने देना चाहता है, इसलिए जो भी उसके पास जो कस्टमर आता है वो जैसे तैसे जो है वो अपने सामान को जो है बेच देना ही उचित समझता है। विचारधाराओं में मुकाबला चलता रहता है, मुकाबला निजी भी होता है और गैर निजी भी हो सकती है। दो दुकानदारों का व्यापार के संबंध में आपसी मुकाबला निजी होती है, पर दो विचारधाराओं का मुकाबला गैर निजी भी होती है। हमारे समय साम्यवाद तथा पूंजीवाद की विचारधाराओं के बीच एक तरह का टकराव सदैव चलता ही रहता है। मुकाबला जीवन की जरूरी अंग है और यह प्रत्येक क्षेत्र के अंदर मिलती है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक, चाहे कोई या संस्कृति, कुछ भी हो सकता है। आर्थिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है या संस्कृति भी हो सकती है। आर्थिक क्षेत्र में एक जैसा माल तैयार करने वाले जो है कारखानेदार एक दूसरे के मुकाबला सदैव करते रहते हैं, और राजनीतिक क्षेत्र में एक लीडर या एक राजनीतिक दल दूसरे से आगे निकलना के चाह में रहता ही रहता है। धर्म के क्षेत्र के अंदर एक दूसरे के धर्म के जो है मुकाबले आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं और अपने अनुयायी की गिनती बढ़ाता है। तो जनरल सी बात है, यहाँ पर देखा जाए तो हर क्षेत्र में मुकाबला होती है। हर कोई जो है अपने आप को जो है सुपर बनाना चाहता है, तो हर क्षेत्र में होती है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आर्थिक हो या संस्कृति हो, सब जगह जो है मुकाबला चलती रहती है। यहाँ पर परिभाषा जो दी गई है काफ़ी महत्वपूर्ण है। विजल्स ने दिया है कि इसने इन्हें 7 शब्दों में उन्होंने कहा है कि मुकाबला दो या ज़्यादा व्यक्तियों के बीच एक दूसरे के लिए संघर्ष है जो कि सीमित है, जिसमें सभी जो है भागीदार नहीं बन सकते। यानी कॉम्पिटिशन इज देयर इज अ स्ट्रीविंग्स ऑफ 2 or more पर्सन फॉर द सेम गोल विच इज़ लिमिटेड सो दैट ऑल द कैन नॉट बी शेयर। इसमें अगला डेफिनेशन जो है बोगार्डस के हैं, जिन्होंने कहा था 7 शब्दों में कि मुकाबला वह कुछ प्राप्त करने के लिए झगड़ा होता है जो चीज़ की मांग पूरा करने के लिए काफ़ी मात्रा में मौजूद न हो। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन थी। वहीं पे सबसे बढ़िया परिभाषा जो है HP फैराडाइस ने दिया था। उन्होंने काफ़ी अच्छा शब्द कहा था कि मुकाबला सीमित वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए एक संघर्ष का नाम है। बहुत अच्छा है, आप एग्ज़ाम के लिए याद कर सकते हो कि मुकाबला सीमित जो है वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए एक संघर्ष नाम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इवन कि यहाँ देखा जाए तो गिलनी अनुसार इन्होंने भी बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया था कि मुकाबला वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विरोध व्यक्ति या समूह किसी भी जनता के समर्थन या तरहज़ील के माध्यम से लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं तथा उस व्यक्ति या समूह को अपने हितों के समर्थन में प्रार्थना करते हैं, ना कि अपने उद्देश्य की प्राप्त करने की हिंसा या इसके डर का प्रयोग करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं ये बात को बहुत ही विस्तृत रूप में कहा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। संक्षेप में हम इसको कहें तो मुकाबला जीवन की जो है सजीव प्रक्रिया है, जिसमें कुछ न कुछ संघर्ष की भावना होती है। तो बहुत संक्षिप्त यही हो सकता है कि मुकाबला जीवन की जो है सजीव प्रक्रिया है तथा इसमें कुछ न कुछ संघर्ष की भावना सदैव मिलती रहती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कहते हैं प्रतियोगिता पुण्य संघर्ष न होने के कारण एकदम पृथक करने वाली प्रक्रिया नहीं कही जा सकती। मुकाबला जो है अलग नहीं कर सकती, पर असीमित जो है प्रतियोगिता बहुत कम मात्रा में पृथक या तोड़ने की समर्थन रखता है। प्रतियोगिता जो होती है बहुत कम लोगों को जो है पृथक करती है या तोड़ने की समर्थक रखती है, क्योंकि उसमें जो है जो सही होगा वही सही होगा। जनरल सी बात है। अब चलिए देखते हैं मुकाबला की विशेषता क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मुकाबले की विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुकाबले की विशेषता इन फीचर ऑफ कंपटीशन। मुकाबले की मुख्य विशेषता कुछ इस प्रकार देखी जा सकती है कि मुकाबला 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या समूह के बीच किसी सीमित वस्तु या अधिकार या सेवा जिसकी पूर्ति मांग की तुलना में कम हो की प्राप्ति का सदैव यत्न करता है। यानी इसी के लिए सदैव मुकाबला होता है। मुकाबले में किसी तीसरे पक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुकाबला होती है तो इसमें तीसरे पक्ष का होना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुकाबला तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच हो सकती है। देखा जाए तो मुकाबला सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच होती है, लेकिन तीसरा पक्ष का होना भी महत्वपूर्ण होता है। मुकाबला एक अव्यक्तिगत प्रक्रिया है। जनरल सी बात है, मुकाबला एक अव्यक्तिगत प्रक्रिया है। मुकाबले की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता अहिंसात्मक तरीक़ों से उद्देश्य प्राप्ति करने का यत्न होता है। देखिए, हिंसा का यहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। अहिंसात्मक तरीके से जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने की यहाँ पर उद्देश्य होना चाहिए। मुकाबला आमतौर पर एक अचेत प्रक्रिया है।
यानी चेत नहीं है, अचेत है। मुकाबला किसी से भी हो सकती है, इसलिए अचेत प्रक्रिया है। मुकाबला एक निरंतर प्रक्रिया है। मुकाबला देखिए सदैव चलती रहती है। अगर बच्चा जन्म लेता है तो उस समय भी मुकाबला होती है। आपको पता है कि जब स्पर्म जाती है, अंडे से मिलने जाती है, तो उसमें लाखों जो होते स्पर्म होते हैं और उसमें मुकाबला होती है और कोई एक ही जो है मुकाबला जीतता है और जीवन को प्राप्त करता है। मुकाबला देखा जाए तो पक्षियों में भी होती है। वही कहते हैं एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, तो निरंतर चलती रहती है। हर एक जगह जो है मुकाबला चलती रहती है, कंपटीशन चलता रहता है। हर कोई जो है आगे निकलने की फिराक में रहता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुकाबला एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है, यानी ये हर जगह है। सर्वव्यापी यानी हर जगह मुकाबला होती है, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, कीड़े हो, मकोड़े हों, सब जगह जो है ये मुकाबला चलती रहती है। तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे अगर हम बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा मुकाबलों की किस्म यानी टाइप्स ऑफ कंपटीशन। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि निजी मुकाबला था, गैर निजी मुकाबला। तो मुकाबले के रूप में, फॉर्म ऑफ कंपटीशन के रूप में यहाँ बताया गया है कि मुकाबला देखिए आर्थिक मुकाबला हो सकता है, संस्कृति मुकाबला हो सकता है, भूमिका दर्जे के मुकाबला हो सकता है, नेशनल मुकाबला हो सकता है। दोस्तों इस पे आप अच्छे से अच्छे पॉइंट लिख के इसको जो है विस्तृत बना सकती हो, क्योंकि आगे जो है हम मुकाबला के ऊपर पूरा विस्तार पर चर्चा नहीं करेंगे और न ही हम संघर्ष के ऊपर करने वाले हैं। हमारा जो होगा आर्थिक पे होगा, मिश्रित आर्थिक अर्थव्यवस्था, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो है दोनों के बारे में विशेषता और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ लिए हो, तो इसको जो है पॉइंटों के रूप में आप रख सकते हो और इस पे जो है विस्तृत नोट तैयार कर सकती हो। तो आपको जो विशेषता, इसके परिभाषा और इसके रूपों का जो है इम्पोर्टेंट यहाँ पर रखता है। तो ये चीज़ ठीक है और ज़रूरत भी है, इसलिए त्रिपाण सेंटर ने इन्हीं बातों को जो यहाँ जो है महत्वता दिया है। ठीक है, तो टाइप आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक मुकाबला यानी पैसों के अंतर्गत जो मुकाबला होती है। संस्कृति तो आपको पता ही है कि हर धर्म के लोग जो हैं अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ करते हैं, संस्कृति मुकाबला चलता रहता है। भूमिका या दर्जे के लिए मुकाबला, हर कोई जो है समाज में उच्च दर्जा प्राप्त करना चाहता है, हर कोई जो है आगे बढ़ना चाहता है। और नस्लीय मुकाबला तो आपको पता है, हर कोई जो है अपने आप को अच्छा नस्ल के रूप में कहता है। तो ये 4 पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हमारा टॉपिक जो है वो है टकराव या संघर्ष। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, टकराव या संघर्ष। देखिए टकराव संघर्ष के आगे आपके समक्ष जो एमए के अंतर्गत एक पूरा जो है टॉपिक बनी हुई है, तो इसको जो है विस्तार पूर्वक चर्चा न करके आप अगर इन बातों को ही अनुसरण करते हो तो इसमें ही हम जो है इसकी विशेषता, इसके टाइप्स, इसके प्रकार, रूपों के बारे में हम विस्तार पूर्वक यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। तो आगे इस क्वेश्चन को करने की आवश्यकता इतनी नहीं रह जाती है। अगर आप करते हो तो आपका टाइम ही सिर्फ वेस्ट होगा। आप सिर्फ इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, काफ़ी है। ठीक है, तो हम देखते हैं टकराव या संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं टकराव तोड़ने या अलविदा करने की प्रक्रिया है। देखिए तोड़ने की या अलविदा कहने की प्रक्रिया होती है। यहाँ अलविदा लिखा हुआ है, गलत वर्ड है, अलविदा होगा, करने की प्रक्रिया है। समाज अंदर जहाँ मुकाबला चलता है वहाँ विरोध भी चलता है। जहाँ मुकाबला होती है वहाँ पर विरोध भी होती है। समाज में विरोध कई स्तरों पर, क्षेत्रों में चलता ही रहता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि समाज में देखा जाए तो विरोध की प्रक्रिया चलती ही रहती है। एक समूह दूसरे का विरोध सदैव करता है और उसे आगे निकलने की कोशिश सदैव बना रहता है। व्यक्ति विरोध जो है ईर्ष्यावश होकर कर सकता है और दल भी जो है राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के विरोध करते हैं। युद्ध भी एक सामाजिक रिश्ता होती है। देखिए युद्ध भी एक सामाजिक तरह की किस्म है। राज्य का परंपरा विरोध भी चलता रहता है और विरोध बिना हिंसा भी किया जा सकता है या हिंसा द्वारा भी। कहते हैं जो हम विरोध करते हैं, आजकल देखते ही होगी विरोध जो होती है हिंसात्मक हो गई है, लेकिन वही हम गांधी जी तक की बात करें तो गांधी जी हमेशा जो है वो बिना हिंसा के जो है अपनी बात मनवाने के बात में थी कि वो चाहते थे कि हम हिंसा करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे देश की बर्बादी होती है, आम लोगों की नुकसान होती है। लेकिन आज के नेता लोग इसके विपरीत हैं। आज के लोग यही कहते हैं कि जितना हिंसा होगा, जितना लोगों के साथ बुरा होगा, उतनी उनकी हमदर्दी मिलेगी। आपने देखा ही होगा कि किसी क्षेत्र में हिंसा होता है, विरोध होता है, किसी मासूम व्यक्ति की जान चली जाती है तो अगले दिन राजनीतिक नेता जो है अपनी जो है बड़े बड़े गाड़ियों लेके वहाँ पर पहुँचने लग जाती हैं और वहाँ पर जो है उनको दिलासा देती हैं। इवन कि जब समय निकल जाता है, जब इलेक्शन के टाइम आता है और जिनके साथ बुरा होता है उनको इलेक्शन की टिकट दे देते हैं, क्योंकि उनके पास हमदर्दी होता है।
आखिर ऐसा क्यों? हिंसा आपके कारण उत्पन्न हुआ और आप ही उन पे मलहम लगाने जा रहे हो। ये बहुत बड़ी विडंबना है दोस्तों। सबसे पहली बात तो हिंसा का सहारा लेना ही नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ बातें मनवाना है, सरकार की बातें पसंद नहीं आ रहा है और आप ऑपोजिट पार्टी को हो, तो आप गांधी जी की बातों का अनुसरण कीजिए। गांधी जी की बातों का अनुसरण कीजिए। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि हिंसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें सत्य राह का जो है तलाश करनी चाहिए। लेकिन मैं आज के समय में यही देखता हूँ कि लोग सत्य विचार जो है कहते हैं अपने पैरों की तरह रोंद रहे हैं और झूठ का सहारा जो है सर पे रखे हुए हैं। झूठ का जो है ताज पहन रहे हैं और सच को जो है पैरों तले दबा रहे हैं। तो ये कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखिए, कहते हैं खून खैर जो है छुपाए नहीं छुपता है। रहीम जी बहुत अच्छी बात बताए थे, अगर उनके दोहे याद हो, उनके जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बताया था उन्होंने कि कुछ बातें जो है छुपाए नहीं छुप सकता है, सत्य कभी जो है दबाए नहीं दब सकता है, वह एक न एक दिन जो है बाहर आ ही जाता है। तो इससे अच्छा है कि झूठ बोलने की जगह, झूठे कर्म करने की जगह आप सच बातों के ही सहारा लो, सदैव सच पे ही चलो। सच बेशकली कड़वा होता है लेकिन सत्य होता है और बाद में सभी लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसी के अंतर्गत जो यहाँ पर परिभाषा भी दी गई है। मैकवाइवर ने और पेज ने इस बात को साफ शब्दों में कहा था कि सामाजिक समूह में वो सारी सरगर्मी शामिल होते हैं जिसके अंदर व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध झगड़ते हैं या इसकी दो बुनियादी किस्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होती हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताया। यानी देखा जाए तो साफ शब्दों में ये बात आप समझ सकते हो कि सामाजिक समूह में हमेशा जो है एक अलग ही गर्मी होती है जिसके अंदर व्यक्ति किसी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं। आपने देखा होगा कि सामाजिक समूह में लोग जो है एक दूसरे से लड़ते रहते हैं किसी उद्देश्य के लिए, और ये देखा जाए बुनियादी तौर पर प्रत्यक्ष भी हो सकता है और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। यानी सोशल conflict is included all the activity in which man contend against one another from any objective। और इसी बात को आगे जो है A.W. ग्रीन्स ने साफ शब्दों में कहा था और इनका बहुत आसान शब्दों में इन्होंने बात बताई कि संघर्ष दूसरे की इच्छा के विरोध या ज़बरदस्ती रोकने के विचारपूर्वक यत्न को कहते हैं। जनरल सी बात है कि संघर्ष जो होती है एक इच्छा है जो विरोध का रूप लेता है, जो ज़बरदस्ती रोकने के लिए विचारपूर्वक यत्न करती हैं। यानी कन्फ्लिक्ट इन देयर इज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू बी अपोज और स्टेट टू द कोरेस इज देयर विल बी अनदर एंड अदर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसी बात को जो है आगे गिल्लिन ने भी अपने शब्दों में बयां किया था कि संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति विरोधी की प्रत्यक्ष हिंसा और अहिंसा की चुनौती दे कर करते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी देखा जाए तो कॉन्फ्लिक्ट इज अ सोशल प्रोसेस इन विच द इंडिविजुअल्स अ ग्रुप सीक देयर एंड ऑफ द डायरेक्टली चैलेंजिंग द एंथोलॉजिस बाय द वोलेंस एंड द थ्रेट ऑफ द वोलेंस। इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर। देखा जाए तो इन सारी बातों से एक बात तो स्पष्ट हो गया है कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शक्ति का प्रयोग या हिंसा की धमकी जरा दूसरे की इच्छाओं को दबाने या उसके उद्देश्य की प्राप्ति के मार्ग में बाधा खड़ी करने की ही संघर्ष है। यानी आप हिंसा की धमकी देते हो, दूसरे को इच्छाओं को दबाते हो, तो यही संघर्ष का रूप धारण करता है। अब यहाँ पर आगे अगर हम बात करते हैं तो संघर्ष की विशेषताएँ क्या है, किस लिए संघर्ष इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पर कुछ बातें दी गई है परिभाषा के अंतर्गत ही कि इसकी विशेषताएं क्या हो सकती है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट तो क्या है, पहला यही बात आता है कि संघर्ष के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों अथवा समूहों का होना जरूरी है। देखिए, संघर्ष अगर करना है आपको तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों या समूह का होना जरूरी है, तभी संघर्ष वहाँ पर निहित होगी। संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है, संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है और संघर्ष एक निजी प्रक्रिया भी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि संघर्ष देखिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी में होता है और समूहों में होता है। दूसरा है संघर्ष एक चेतना प्रक्रिया है
और तीसरा है संघर्ष एक निजी प्रक्रिया भी है। चेतना भी है तो निजी प्रक्रिया भी है, और संघर्ष एक निरंतर प्रक्रिया जो चलती रहती है, और संघर्ष एक सर्वव्यापी प्रक्रिया। अगर आप इसका मुकाबले के साथ विशेषताओं के साथ तुलना करो तो दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। इसमें संघर्ष यूज़ किया गया है, वहाँ पर मुकाबला किया गया है। उसमें भी सर्वव्यापी था, निरंतर था, निजी थी, चेतना थी, और यह दो या दो से अधिक में होता है। तो दोनों पॉइंट सेम ही हैं। कहते हैं संघर्ष हो या मुकाबला, कहते हैं एक जैसा ही हमें नज़र आती है। तो इसके पॉइंट भी एक जैसे ही यहाँ पर दिख रहे हैं। यदि आगे हम बात करेंगे संघर्ष के रूप यानी फॉर्म ऑफ कन्फेस्ट की, तो जनरल सी बात है, सबसे पहले निजी संघर्ष ही आएगा जो हम अपने निजी करते हैं। उसमें नस्ली संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष होगा, राजनीतिक संघर्ष होगा, अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होगा। तो आप समझ गए होंगे इसके रूप भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम में आप क्योंकि एमए क्लास के जो विद्यार्थी हो तो आपको यहाँ पर विस्तृत इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो आपको ये पॉइंट जो है काफ़ी हेल्पफुल साबित वहाँ पर हो सकता है, जो काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, कंक्लूज़न की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि आखिर हम इन बातों से क्या समझ में हमें आया है। तो उपयुक्त व्याख्या स्पष्ट है कि समाज में एकीकरण करने वाली सामाजिक प्रक्रिया के साथ पृथक करने वाली सामाजिक प्रक्रिया भी सम्मिलित होती है। देखिए, अगर समाज में एकीकरण करने वाले व्यक्ति हैं तो इसको तोड़ने वाले व्यक्ति भी हैं। समाज कहते हैं एक अच्छे लोगों का तो है, तो एक बुरे लोगों का भी है। समाज में कई टाइप के लोग रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो एक एकीकरण करने वाले होते हैं तो एक पृथक करने वाले होते हैं, और इन दोनों का अस्तित्व समाज में ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं हर चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो समाज जो है अपनी सुचारू रूप से चलना संभव नहीं होगा। अगर अलग करने वाले सामाजिक प्रक्रिया की यदि कुछ हानि है तो कुछ लाभ भी है। देखिए, ऑपोजिट पार्टी का भारत में कुछ हानि है तो कुछ लाभ भी है। उसी तरह सामाजिक प्रक्रिया में संघर्ष करके अंतर्गत कहते हैं कुछ अच्छे व्यक्ति हैं तो कुछ बुरे व्यक्ति हैं, तो कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियाँ भी हैं, और इसलिए इनको सामाजिक संगठन के लिए ज़रूरी माना जाता है। अगर सामाजिक संगठन करना है तो इसमें संघर्ष और मुकाबला दोनों होना चाहिए। अलग करने वाले के लिए सामाजिक प्रक्रिया होती है, जैसे मुकाबला, उल्लंघना, संघर्ष, शिकना आदि शामिल होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, और ये ज़रूरी भी है। दोस्तों, यही काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट पे हमने विचार किया। आगे का जो है हमारा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों के लिए, एमए क्लास के बच्चों के लिए। सोशियोलॉजी जो उन्होंने ले रखा है, तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आप चाहते हो कि और वीडियो आपके लिए आए तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रोत्साहित मुझे करोगे तो जर्नल सी बात है आपके हर एक किताब का यहाँ पर पूरा ही जो है टॉपिक आपको मिल जाएगा, जो आपको पढ़ने में भी आसान कर देगा और आपको समझने में भी आसान कर देगा, और ये ज़रूरी है। कहते हैं दोस्तों, एक हाथ ताली कभी नहीं बजती है। अगर आप मेरे लिए अच्छा करोगे तो आपके लिए भी अच्छा यहाँ पर किया जाएगा, और ये मुझे दिखना चाहिए। और दिखने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो जर्नल सी बात है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और तभी आपको पता लगेगा कि आपके अगले बुक का भी यहाँ पर जो है चैप्टर बन चुका है और आपके लिए तैयार है, और आप इसको समझ सकते हो, देख सकते हो और विचार कर सकते हो।